What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी फैमिली. तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो. बड़ी ही प्यारी बात बोली गई है यार. अगर कठिन समय आए तो ये सोचिए कि अच्छा समय आपके लिए इंतजार कर रहा है. क्यों ऐसा बोला गया? ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि लाइफ में अगर कठिन समय आ रहा है तो इसका मतलब यह कि जो काम आप लोग कर रहे थे ना डे बाय डे, जिसको आप लोग एंजॉय कर रहे थे, उससे कुछ हटकर अब आप लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया है. यानी कि आप लोगों ने अब कुछ अचीव करने की ठानी है, इसीलिए आप लोगों को ये चीजें कठिन लग रही है और आप लोग जो नॉर्मल प्रोसीजर चल रहा था उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए चीजें आप लोगों को कठिन लग रही है. तो इसका मतलब यह है अगर ये वाला प्रोसीजर आप लोगों को कंटिन्यूअसली कठिन लगता रहेगा तो आने वाले टाइम में आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर मिलने वाला है. रीजन ये क्योंकि आप लोग पहले के कंपेयर में जो काम कर रहे थे उससे कुछ हटकर कर रहे हैं, तभी इंसान को कठिनाई होती है. अगर सुबह उठने के बाद में शाम को बिस्तर पर अगर आप लोग जाते हैं और आप लोगों की जिंदगी में कोई समस्या नहीं आई तो इसका मतलब यह कि आप लोग सही तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, आप लोग जिंदगी को जी नहीं रहे हैं, आप लोग पास कर रहे हैं. क्योंकि अगर कुछ नई चीज आप लोग नहीं सीख रहे हैं, कोई कठिनाई आप लोगों के सामने नहीं आ रही है, तो इसका मतलब यह कि ऐसा ही पैटर्न चला हुआ है जैसा चल रहा था, कुछ नया नहीं किया आप लोगों ने. पर लेकिन कठिनाई आए तो समझ जाना कि अब आप लोगों की जिंदगी बदल रही है, तो उसको टेंशन नहीं लेना, उसको एंजॉय करना है. जो फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहे हैं उसको बता दूं, दो वीडियो आप लोग को डेली रेगुलर देखने को मिलती है. एक को बोलते हैं नैनो मैगजीन, जो 4 बजे आप लोग की आदत बनाएगी अगर मॉर्निंग में आप लोग 4 बजे उठना चाहते हैं, और दूसरी आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन आता है. ये आप लोगों की सोचने समझने की एक क्षमता को अगले लेवल पर लेकर जाएगा, यानी कि नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा, क्योंकि यहां पर एक एनालिसिस देखने को आप लोगों को मिलता है कंप्लीट डिटेल में द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल का. तो दोनों को आप लोग एंजॉय कर सकते हैं. अगर आप लोग वो नहीं कहते कि अपनी सोचने के जो प्रोसीजर है उसको अगर थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, अपना आयाम थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं सोचने का, और इसी के साथ में अगर चाहते हैं आप लोग कि कहीं पर खड़े हैं अच्छा डिबेट और डिस्कशन कर सकें, तो ये दोनों वीडियो बहुत बखूबी आप लोगों की लाइफ का पार्ट बन जाए, तो आप लोगों को जिंदगी में काफी कुछ नया सिखाकर जाएंगी. इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, और फिर आप भी इस तरीके से बिल्कुल अपना एनालिसिस करोगे अच्छे से. ठीक है. आइए सबसे पहले आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है जो आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं. इसके बाद में मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर इनका आंसर बताऊंगा. अच्छे से आप लोग सुनिएगा. एक एक क्वेश्चन के अंदर दो दो क्वेश्चन भी कई जगह आप लोगों को देखने को मिलेंगे. सबसे पहले बात की जा रही है यूनाइटेड नेशन का जो UNCRPD, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डील करता है यहां पर किसके साथ में? बेसिकली जो डिसेबिलिटी होती है, यानी कि जो दिव्यांगन होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है. तो ऑटिज्म जो है वो इसका पार्ट है यहां पर. ये तो ये क्या है इसके बारे में आप लोगों को बताना है, काफी इंपॉर्टेंट है. इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ऑटिज्म की बीमारी अगर आप लोगों को याद रखनी है तो आप लोगों ने मूवी देखी होगी तारे जमीन पर. ठीक है. उसमें जो छोटा बच्चा वो रहता है ना, उसको अक्सर समझ में नहीं आते हैं, तो ऑटिज्म का शिकार आप लोग उसको बोल सकते हैं. ठीक है. तो उस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. और एक तरीके से वहां पर वो क्या था, वो बहुत शर्मीला भी था, सोसाइटी के साथ में ज्यादा घुलता मिलता नहीं था. आप लोगों ने वो भी देखा होगा. ठीक है. तो वो जो सोसाइटी से कटा कटे रहता था, रियलिटी में वो है ऑटिज्म का जो एक तरीके से सिम्टम्स आप लोग बोल सकते हैं. बाकी ऑटिज्म क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल में. हमारी कंट्री में अगर बात करें तो राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक एक्ट आया था 2016 में. उसमें हमारी कंट्री में जो डिसेबिलिटी है तो वो पहले 7 काउंट करता था, यानी 7 तरीके की डिसेबिलिटी बोलता था ये. पर लेकिन इससे पहले, इस एक्ट से पहले 7 थी. इस एक्ट के आने के बाद में 7 से बढ़कर कितनी होगी ये आप लोगों को बताना है. और आज की डेट में ऑटिज्म जो है वो भी इसका पार्ट है यहां पर जो डिसेबिलिटी है. तो ये नंबर कितना है? ऑप्शन दे देता हूं आप लोगों के सामने 20, 21, 22, 23. तो इसमें से एक ऑप्शन है, बताइए आप लोग कितनी है. तो काफी अच्छे से इनको बढ़ाया गया था. इंडियन आर्मी के द्वारा अभी कई सारे टूरिस्ट जो हैं वो फंस गए थे जब यहां पर काफी एक स्टॉर्म, जो स्नो का स्टॉर्म आया, यानी कि बर्फ का जो तूफान आया. कहां पर? यह है नाथुला. तो नाथुला ये किस कंट्री के बॉर्डर पर आप लोगों को देखने को मिलता है? इंडिया के साथ में कौन सी कंट्री का बॉर्डर है? ठीक है. बाकी हमारी कंट्री का कौन सा राज्य है जहां पर ये नाथुला पास है? तो दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है. कुछ ऐसी भी चीजें बताऊंगा आप लोगों को, थोड़ा सा रिवीजन करा दूंगा. पास्ट में भी काफी न्यूज में रहा ये एरिया, उसके बारे में हम लोग जानेंगे. ठीक है. चाइना के बारे में अगर बात करें, चाइना की एक प्रोविंस है. प्रोविंस किसको बोलते हैं? जैसे हमारी कंट्री में राज्य होते हैं ना, आज के डेट में हमारी कंट्री में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं. तो चाइना में उसको प्रोविंस बोलते हैं. ठीक है. राज्य, स्टेट आप लोग बोल सकते हैं. इसको हब माना जाता है एपीआई का. तो एपीआई की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है क्या है. एपीआई क्या होता है? जब कोई दवाई बनाई जाती है तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं, जैसे आप लोगों को बोलो मिक्स वेज बनाना है तो आप लोग बोलेंगे यार गाजर लेके आओ, इसी के साथ में कई सारी चीजें, जैसे आलू लेके आओ, शिमला मिर्च लेकर आओ, पनीर भी थोड़ा सा लेकर आओ, और अच्छा सा लगेगा इसमें अगर मटर भी थोड़े से और डाल लोगे तो मुंह में पानी आ गया ना. हाँ, मिक्स वेज किस किस को अच्छी लगती है बताइए. तो जैसे कि कोई दवाई बनाई जाती है तो उसमें ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, तो उनको एपीआई बोलते हैं. तो चाइना इसका हब है, पर लेकिन चाइना के अंदर एक पर्टिकुलर यहां प्रोविंस की बात की जा रही है, उसका नाम आप लोग को बताना है.
IGMDP, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। हमारी कंट्री में ये प्रोग्राम जो है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट पर्सनैलिटी आप लोग बोल सकते हैं, ताकि हमारी कंट्री को मिसाइल टेक्नोलॉजी में हम लोग भरपूर बना सकें। तो ये आप लोगों को बताना है। जानेंगे इसके बारे में। हमारी कंट्री में संविधान के अंदर में एक आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद है पार्लियामेंट का, जो कि डी लिमिटेशन के बारे में बात करते हैं। तो डी लिमिटेशन यहां पर हर जो सेंसस यानी कि जो जनगणना आती है उसके बाद में डी लिमिटेशन आता है। तो डी लिमिटेशन क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, पर आप लोग आर्टिकल के बारे में याद रखिएगा, ये रिसेंटली अभी न्यूज में है। और आप लोगों को पता है हम कहां खड़े हुए हैं? 2021 में खड़े हुए हैं। इससे पहले सेंसस कब आया था? 2011 में आया था। अब की बार सेंसस कब है? 2021 में सेंसस आने वाला है। तो इसीलिए भी आप लोगों से यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगर इंडिया और मॉरिशस के बारे में बात करें, एक कंट्री है यहां पर इंडियन ओशन के अंदर में, तो यहां पर ये जो कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसके साथ में CECPA हमारी कंट्री के द्वारा साइन किया गया है। और अफ्रीका के अगर कॉन्टिनेंट के अंदर आप लोग बात करिए तो ये पहली ऐसी कंट्री है जो इंडिया के साथ में CECP के एग्रीमेंट में आई है। तो अगर कोई पहली कंट्री ऐसा है तो वहां पर क्वेश्चन बन सकता है। पहली जो अगर बात करें हमारी कंट्री में कौन सी सिटी है जिसमें हाइड्रोजन से रिलेटेड, जिसको आप लोग बोलते हैं HCNG, तो हाइड्रोजन की जो एक तरीके से कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है वो यूज की गई। तो ये कौन सी सिटी है? ये काफी लो पोल्यूशन फैलाने वाली, ना के बराबर पोल्यूशन फैलाने वाली गैस है, जिसमें हाइड्रोजन मिक्स कर यहां पर यूज किया जा रहा है। तो आप लोग अगर कहते कॉमन सेंस अगर यूज करेंगे तो आप लोगों के माइंड में एकदम ये आना चाहिए, यार कोई ना कोई ज्यादा पोल्यूटेड सिटी होगी क्योंकि वहीं पर यूज किया जाना है। तो इस तरीके से कॉमन सेंस यूज किया करो किसी भी क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है? तो कई सारे आंसर आप लोगों को अपने आप मिल जाएंगे। वही बात है ना कि कहीं चोट लगी है तो दवाई वहीं पर ही लगाएंगे, तो ऐसे ही आप लोग बोल सकते हैं। इंटरनेशनल न्यूज है, इस पे यहां पर नजर डालते हैं। काफी इंपॉर्टेंट और काफी प्यारी न्यूज है। बात की जा रही है यहां पर क्वाड ग्रुप के बारे में। क्वाड की फुल फॉर्म क्या है इसको बोल सकते हैं यहां पर? क्वाड का मतलब होता है चार, ठीक है? तो क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है इसको, ग्रुपिंग। ये जो क्वाड है इसमें चार कंट्री है। चार कंट्री कौन सी है? एक तो अपनी प्यारी कंट्री है, एक यहां पर ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया। कौन कौन सी हो गई यहां पर? एक तो हो गया यूएसए, एक हो गया यहां पर जापान, एक हो गया यहां पर ऑस्ट्रेलिया और एक हो गया इंडिया, ठीक है? तो टोटल ये चार कंट्री हैं। चार कंट्री अगर दोस्त कौन बनते हैं? दोस्त वो बनते हैं जिनका जो सोचने का प्रोसीजर एक जैसा होता है। तो इसलिए यहां पर ये दोस्त बन गई इंडियन, जो यहां पर इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में। और यहां पर ये आज की डेट में यहां पर जो बात कर रही है, ये यहां पर दो मुद्दों के ऊपर बात कर रहे हैं। तो एक तो इंडो पैसिफिक जो रीजन है वहां पर शांति बनाकर रखनी है। इंडो पैसिफिक यानी कि इंडियन ओशन ये हो गया और पैसिफिक ओशन ये हो गया। तो इस वाले रीजन में शांति बनाकर कैसे रखनी है, क्योंकि चाइना यहां पर उड़दंग मचाता है, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, तो ये कंट्री यहां पर इसके बारे में बात करती है। और इसी के साथ में आप लोगों को पता है म्यांमार में अभी मिलिट्री कू किया गया, यानी कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वहां पर जनता के द्वारा चुने गए जो नुमाइंदे थे उनको उठाकर फेंक दिया। तो इसके चलते यहां पर इसके बारे में भी यहां पर ये बात कर रहे हैं। तो यहां पर अभी अगर आप लोग देखिए ये इस टाइम पर हम लोग इनके साथ बात कर रहे हैं, जिस टाइम पर यहां पर आज की डेट में जो चाइना और इंडिया के बीच में जो झड़प चल रही थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, तो वो वहां पर उसको शांति करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी टाइम पर इंडिया जो है यहां पर इस ग्रुप के साथ बातें कर रहे हैं। तो ये दोनों एक तरीके से कॉन्ट्रोवर्शियल चीज हो जाती है, क्योंकि चाइना ये बोलता है कि एक ऐसा ग्रुप है जो मुझे टैकल करने के लिए बनाया गया है। तो इंडिया जो क्वाड का जो पार्ट है यहां पर तो एड्रेस करता है यहां पर जो आज के में जो चाइना जो यहां पर रोल प्ले करता है, तो उसको जो इंबैलेंस है पावर उसको बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि हमारी कंट्री के बारे में अगर बात करेंगे तो सिक्योरिटी और प्रोस्पेरिटी जो है काफी इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर रीजन में शांति रहना काफी ज्यादा जरूरी है। और एक तरीके से चाइना बोलता है कि बस मैं ही मैं हूं और कोई नहीं है। तो इसलिए यहां पर हमारे साथ में मिलकर यहां पर यूएसए भी काम करता है। और अभी नए प्रेसिडेंट आए जिनका नाम है जो बाइडेन। तो कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है? 46वें नंबर के प्रेसिडेंट है। तो क्वाड को आगे फॉलो करके चल रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो थे वहां पर उन्होंने काफी अच्छे से इसको सपोर्ट किया। और यहां पर चाइना बोलता है कि इंडो पैसिफिक यूज मत किया करो यार, इसको आप लोग एशिया पैसिफिक बोला करो, क्यों इंडिया का नाम यूज करते हो? तो इससे भी चाइना चिढ़ता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी इंडो पैसिफिक यूज कर रहे थे, अब जो बाइडेन भी इंडो पैसिफिक यूज करें, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है, ठीक है? अब यहां पर आप लोगों के सामने जो साइड में जो वीडियो चल रही है, अगर इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को कई सारी चीजें देखने को मिलेगी। यहां पर जो जैसे 5 बोला गया कि 5 कॉन्टिनेंट है, आप लोग कैसे 5 कॉन्टिनेंट है इनको 5 कॉन्टिनेंट बोलोगे, ठीक है? तो उसके बारे में अगर बात करें, जब यहां पर अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को एक बोलोगे, अंटार्कटिका जो बीच नीचे वाला रीजन है इसको एक बोलोगे, ये अफ्रीका हो गया। और जो यूरोप को आप लोग यहां पर एशिया के साथ में यूरेशिया करके बोल दोगे, ठीक है? और इसी के साथ में एक ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो इस तरीके से 5 कॉन्टिनेंट हो जाते हैं, ठीक है? यानी कि जब नॉर्थ अमेरिका ये एक हो गया, वैसे आप लोगों को 7 देखने को मिलते हैं। और यूरोप और एशिया एक हो लिया, तो इसको 5 कॉन्टिनेंट बोलते हैं। जब 7 होते हैं तब क्या होता है? जब 7 होते हैं, नॉर्थ अमेरिका अलग होता है, साउथ अमेरिका अलग होता है, यूरोप अलग होता है, अफ्रीका अलग होता है, एशिया अलग होता है, ऑस्ट्रेलिया अलग होता है और यहां पर अंटार्कटिका। तो टोटल मिलाकर 7 कॉन्टिनेंट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे इस टाइम पर, ठीक है? तो 7 कॉन्टिनेंट होगा तो ऐसी कंडीशन होगी। इसी के साथ में अगर बात करें
नेक्स्ट आप लोग यहां पर जो देखने को मिलेगा नंबर, उसको समझिएगा 6। 6 नंबर क्या होगा, जब नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका एक होगा, अफ्रीका एक होगा, अंटार्कटिका एक होगा, ऑस्ट्रेलिया एक होगा, लेकिन इसको यूरेशिया बोल देंगे, यानी कि यूरोप और एशिया को मिलकर यूरेशिया बोल दिया। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो कई बार कई सारे बच्चों के माइंड में डिफरेंस रहते हैं, तो इन डिफरेंस को क्लियर कर लेना। ये मैंने जानबूझकर यहां पर पिक्चर इसलिए लगाई थी ताकि ये क्लैरिटी आप लोगों के माइंड में आए। तो कब 6 बोलते हैं, कब 7 बोलते हैं, कब 5 बोलते हैं, तो ये थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग क्लियर रख सकते हैं। ठीक है, आइए अब इसमें आगे चलते हैं हम लोग। यहां पर जो क्वाड जो यहां पर जो ग्रुप आप लोग बात करते हैं इसके बारे में, तो कोविड-19 का जब क्राइसिस आया तो उस टाइम पर चाइना ने बहुत ज्यादा हुड़दंग मचाया। चाइना उस पर्टिकुलर ग्रुप में हमारी कंट्री के साथ में, एलएसी के साथ में, उधर वियतनाम के साथ में, उधर फिलीपीन के साथ में, यानी कि सबको डरा रहा है वहां पर। तो उस टाइम पर यहां पर बोला गया कि चाइना को टैकल करना है। चाइनीज ऑफिशियल यहां पर क्वाड को देखकर थोड़ा सा सहमे भी है, उनके द्वारा इसको मिनी नाटो का नाम दे दिया गया। नाटो क्या है यहां पर, ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक ऐसा ग्रुप, अगर पिक्चर देखना चाहते हैं तो ये नेटो का ग्रुप है जिसमें नेटो के मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसमें नॉर्थ अमेरिका आप लोगों को नजर आएगा, इसी के साथ में जो यूरोपियन कंट्री नजर आएंगी। तो इसको जैसे नेटो है, इसको एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। तो नेटो जो है यहां पर पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। तो चाइना ये बोल रहे हैं कि मिनी नेटो बन गया है क्योंकि हमको टैकल करने की बात करें, तो कई बार ऐसा नाम भी यहां पर इसके द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग क्वाड के बारे में, तो जो क्वाड है यहां पर, ये सबसे पहले किसके द्वारा इसका नाम दिया गया था, किसके द्वारा इसको बोला गया था, तो क्वाड फर्स्ट टाइम यहां पर 2007 में बोला गया था कि क्वाड जैसा कोई ग्रुप बनाना चाहिए। और जापान के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पर शिंजो एबे साहब, आज के में प्रेसिडेंट नहीं है, जापान में सबसे लंबे समय तक कोई आप लोगों से पूछे ना प्रेसिडेंट कौन रहा बनकर, तो यहां पर शिंजो एबे रहे। तो शिंजो एबे साहब जो है वो आज के में यहां पर प्रेसिडेंट बोल रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर है यहां पर ये। ठीक है, तो ये सबसे लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे साहब रहे। तो शिंजो एबे साहब जो है अभी फिलहाल प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पर इनके द्वारा क्वाड ग्रुप के बारे में बोला गया था। अच्छा, जापान के कौन है आज के में प्राइम मिनिस्टर पता है, एक बार बताइए तो जरा नीचे कमेंट बॉक्स में, कई बार आप लोगों को पहले बता चुका हूं। तो यहां पर उस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया चाइना के प्रेशर में आ गया और उसने मना कर दिया। और वही टाइम ये था जब यहां पर हम लोग मालाबार एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। मालाबार एक्सरसाइज पहले इंडिया और यूएसए के बीच में थी, आगे चलकर इसमें लगभग 2015 में जापान जुड़ गया और आज के दिन में इसमें ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ गया। ऑस्ट्रेलिया को मालाबार में इंडिया ने इसलिए इंक्लूड नहीं किया था पहले क्योंकि मालाबार भी छोड़ देता इसने चाइना के प्रेशर में आकर, इतना प्रेशर चाइना का था इसके ऊपर। पर अब यहां पर ये क्वाड में भी आ गया ऑस्ट्रेलिया और इसी के साथ में ये मालाबार में भी आ गया है। मालाबार एक नेवल एक्सरसाइज थी इंडिया और यूएसए के बीच में, जो 1992 में स्टार्ट यहां पर इनके द्वारा की गई थी। तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को यहां पर क्वेश्चन बन सकता है। अभी फिलहाल मालाबार एक्सरसाइज का 24th एडिशन आप लोगों को देखने को मिला, 14वां जो संस्करण था वो इसका देखने को मिला। और ये जो संस्करण आप लोगों को देखने को मिला इसका, ये विशाखापत्तनम जो बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में यहां पर इसका नजर आया। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा, फर्स्ट फेज था। तो इसके बारे में यहां पर आप लोगों से याद रखना, क्वेश्चन बन सकते हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भी यहां पर पार्टिसिपेट किया गया। ठीक है, तो ये है कुछ बातें। बाकी क्वाड्रिलेटरल जो सिक्योरिटी डायलॉग है जिसको क्वाड आप लोग बोलते हैं, देखिए इसमें 4 कंट्री मैंने आप लोगों को बता दिया, पर लेकिन ये है क्या, तो कोई तो इसको एक तरीके से बोलता है कि सिंपल कंसल्टेटिव टॉक है, यानी कि बस मिलकर बातें करते हैं। कोई बोलता है कि न्यू मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, कोई बोलता है कि स्टेक होल्डर है फॉर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक ओशन में, कोई बोलता है चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। तो अभी इसके बारे में कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है कि ये है क्या, क्योंकि अभी प्रॉपर वे में इसको आगे लेकर चला नहीं गया है। पर लेकिन इसके बारे में बहुत ज्यादा ये न्यूज में तो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो आप लोग देखिए कितनी सारी न्यूज हो गई एक ही उसके न्यूज में अंदर से, तो पूरा डिटेल में पढ़ा दिया। कोई पूछे नेटो के बारे में, कोई पूछे क्वाड के बारे में, कोई पूछे मालाबार एक्सरसाइज के बारे में, तो एक ही टॉपिक में कई सारे टॉपिक आप लोग कवर हो गए। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ये जो न्यूज है यहां पर, ये बात की जा रही है किसके बारे में, ऑटिज्म के बारे में, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो ये क्या है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एएसडी बोलेंगे इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। ये 12 साल का एक बच्चा था महाराष्ट्र के अंदर, एक गर्ल थी, लड़की थी जो कि ऑटिज्म का शिकार थी और उसके द्वारा यहां पर अरेबियन सी के अंदर में ये बांद्रा से लेकर वर्ली तक यहां पर जो सी लिंक है उसको यहां पर क्रॉस किया गया तैरकर। तो इसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में आ गया। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करूं ऑटिज्म के बारे में, तो तारे जमीन पर आप लोगों ने मूवी देखी होगी। तो इसमें ये जो बच्चा रहता है ये ऑटिज्म का शिकार रहता है, ज्यादा घुलता मिलता नहीं है सोसाइटी के साथ में। पर लेकिन अगर कोई ऑटिज्म का शिकार है तो उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा वो सोसाइटी के साथ में कम्युनिकेशन नहीं करता है, ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करता है, यानी कि सोशल बिहेवियर से थोड़ा सा हटके वो रहता है। उसका जो इंटरेस्ट रहता है वो एक नैरो यानी कि लिमिटेड रेंज में रहता है। पर लेकिन जिस भी रेंज में रहता है वो नहीं कहते फाड़ू रहता है। बिल्कुल भाई साहब, जो ये आर्ट देखा आप लोगों ने इस मूवी में इस बंदे का,
तो वो देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से कॉम्प्लेक्स ब्रेन डेवलपमेंट डिसऑर्डर आप लोग इसको बोल सकते हैं, जो विजिबल होने लगता है स्टार्टिंग के 3 साल के अंदर ही। तो अगर आप लोग समझ जाएं कि बच्चे को ये बीमारी है, सोशल इंटरेक्शन काफी कम है, तो ये देखिए ये एक तरीके से नोट ए मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि जो ऑटिज्म है उसको गलत तरीके से नहीं देखना है। उनके बंदों के अंदर भी स्किल होती है, आर्ट की स्किल, म्यूजिक की स्किल, राइटिंग की स्किल, हर के अंदर कोई ना कोई अलग स्किल आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो उसको ये सोचना कि ये मंद बुद्धि है तो वो बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। तो उनका अलग लेवल का आप लोगों को एक तरीके से इंटेलेक्चुअल लेवल, अलग लेवल की फंक्शनिंग उनकी आप लोगों को नजर आएगी, जो कि नॉर्मल तरीके के बच्चों से वो थोड़ा डिफरेंट होगी। एक्सट्रीमली वेरिएबल आप लोगों को देखने को मिल सकती है, इनकी जो स्किल है वो सुपीरियर लेवल की आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन कई सारे फैक्टर यहां पर इसके ऊपर इंपैक्ट डालते हैं कि कैसे माहौल में रह रहे हैं, ठीक है, ये भी इंपैक्ट डालेगा। और ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी यहां पर थोड़ा एक फैक्टर यहां पर प्ले कर सकते हैं। सिम्टम्स क्या होंगे? किसी के साथ में बात नहीं करेंगे, ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करेंगे, ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड इनके इंटरेस्ट रहते हैं जिसमें ये एंजॉय करते हैं चीजों को, और एक तरीके से रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, जिस काम को करते हैं रिपीटेटिव करते हैं। और इसीलिए इंसान जब किसी काम को रिपीटेटिव कर लेता है तो उसमें वो माहिर हो जाता है। तो अगर बात करें, ऑल्दो ऑटिज्म इज मतलब नॉट क्यूरेबल, यानी कि इसका कोई इलाज नहीं है, पर लेकिन अगर इसके सिम्टम्स अगर पता चल जाए तो सोसाइटी के साथ में मिलकर बिहेवियर ट्रीटमेंट, स्किल ट्रेनिंग के थ्रू, जो पेरेंट्स के साथ में मिलकर, यारों दोस्तों के साथ में मिलकर रिहेबिलिटेशन की जो सर्विस है इनके सुधार गृह में ले जाकर, तो बहुत सारी चीजों को सुधारा जा सकता है। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि कहने के लिए है कि इलाज नहीं है, पर लेकिन इनडायरेक्ट में बोला जाए तो कुछ ऐसी चीजें जिनकी प्रैक्टिस करा करा के उस पर्टिकुलर एक टेंडेंसी में से बच्चे को निकाला जा सकता है, ठीक है। तो यानी कि पॉसिबिलिटी है, यानी कि रे ऑफ होप है, यानी कि आशा की किरण है, तो ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के बारे में बात करें तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके बारे में याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसको UNCRPD बोलते हैं, इसके द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ में जब डील किया जाता है तो इसमें बोलते हैं कि राइट ऑफ द पीपल विद डिसेबिलिटी, ये भी ऑटिज्म को इंक्लूड करता है, यानी कि ऑटिज्म यहां पर भी रिकॉग्नाइज किया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और हमारी कंट्री में जब नया एक्ट लाया गया 2016 में, राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो पहले डिसेबिलिटी 7 तरीके की होती थी पर 21 हो गई। तो जब 21 हो गई तो इसमें ऑटिज्म को भी यहां पर इसमें ऐड किया गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है जो कि यहां पर क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, और बाकी ये आप लोगों ने देखा ही होगा, तो हर एक इंसान के अंदर यार कोई ना कोई टैलेंट होता है। कभी भी अपने आप को किसी से कम मत समझे। हो सकता है कि एक पर्टिकुलर इंसान क्रिकेट में अच्छा हो, दूसरा सिंगिंग में अच्छा हो, तीसरा फुटबॉल खेलने में अच्छा हो, चौथा कबड्डी में अच्छा हो। तो ये इस तरीके से अपना टैलेंट किसी और के साथ में कंपेयर कर उसको नगण्य तरीके से नहीं देखे कि यार मेरे पास तो कुछ नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं आता है। तो अपने आप को कभी भी छोटा फील न करें। सामने वाले के पास में अगर कुछ अच्छी चीज है तो आप लोगों के पास में भी कोई ना कोई अच्छा टैलेंट जरूर होगा। राज्य के बारे में न्यूज है और बड़ी प्यारी न्यूज है, डिटेल में डिस्कस करूंगा, कई सारी इंपॉर्टेंट बातें जानने को मिलेगी। बात की जा रही है यहां पर पर्टिकुलर एरिया में एक पास है जिसका नाम है यहां पर नाथू पास, ठीक है। तो नाथू ला पास इसको बोला जाता है। तो नाथू ला पास जो है यहां पर, ये कहां पर है? पहले तो आप लोग ये देखिए, तो ये इंडिया और जो चाइना है उसके बॉर्डर पर देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री में कहां पर है ये आपको सिक्किम के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक बार मैप में दिखा दो सर, तो देख लो भैया मैप में भी आप लोग ये है पर्टिकुलर एरिया, जो कि ये पर्टिकुलर एरिया है, ये अगर मैं यहां पर मैप में दिखाऊं आप लोगों को, सिक्किम के पास में और भूटान के पास में यहां पर जो एरिया है ये, इसको चुम्बे वैली के नाम से भी जानते हैं। सिक्किम और भूटान, यानी कि सिक्किम, चाइना और इसी के साथ में यानी कि इंडिया, चाइना और भूटान के बीच में जो ये वैली है, इसको चुम्बे वैली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, याद रखना। और यहां पर आप लोगों को यहां पर नाथुला पास देखने को मिलेगा जो इंडिया और चाइना के बीच में है। ये डोकलाम वाला सेक्टर भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ये वही सेक्टर है डोकलाम वाला प्लेटू जहां पर इंडिया और चाइना की आर्मी आमने सामने आकर खड़ी हो गई थी, जिसमें चाइना यहां पर जो भूटान है उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। भूटान हमारा पड़ोसी देश है जिसकी कैपिटल थिम्पू है, ठीक है। और बाकी यहां पर इंडिया क्यों जाकर खड़ा हो गया था? क्योंकि चिकन नेक यहां पर है, ये जो कि हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है। एक बार मैप में आप लोगों को दिखाऊंगा तो समझ पाएंगे आप लोग, ये देखिए, ठीक है। तो यहां पर ये पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की जाए, सिक्किम, भूटान, ठीक है। तो भूटान जो है हमारी कंट्री में वेस्ट बंगाल को टच करता है, आसाम को टच करता है और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो 4 राज्य ऐसे हैं जो भूटान को टच करते हुए आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे हमारी कंट्री के। तो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन जो है इसको चिकन नेक बोलते हैं, ठीक है। तो मुर्गे की गर्दन जैसे यहां पर ये बना हुआ है। तो अगर कल को चाइना हमारे पड़ोस में आकर बैठ जाता है और कल को यहां से हमको कट करे अगर, तो हमारा बहुत सारा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन हमसे कट हो सकता है। इसीलिए हम लोग बांग्लादेश के थ्रू अपने रास्ते ढूंढ रहे हैं और यहां से पानी के थ्रू हम लोग रास्ते ढूंढ रहे हैं ताकि ऑल्टरनेटिव हमारे पास में बना रहे। तो इसकी वजह से भी ये कई बार न्यूज में रहता है। और इंडिया और चाइना के बीच में झड़प चलती रहती है, क्योंकि चाइना उन्हें कहते हैं कुत्ते की पूंछें कितने दिन नुलकी में रखो, निकालोगे तो टेढ़ी निकलेगी, वही बात यहां पर बोली जाती है।
तो नाथुला जो है यहाँ पर ये हाई जो है वन ऑफ द हाईएस्ट जो मोटरेबल रोड है, इनकी ऐसी रोड बनी है जिसपे मोटर गाड़ी चलाई जा सकती है। इसीलिए जब बात करते हैं ना हम लोग कि हाँ आप लोगों को मानसरोवर की यात्रा जाना है तो वही आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पर जो माउंट कैलाश, ठीक है, मानसरोवर वाला ये हो गया, यहाँ पर मानसरोवर लेक आप लोग देखते हैं, नाथुला सिक्किम हो गया। तो यहां से इसको यूज किया जाता है, ठीक है, तो इसको पर्टिकुलर यूज करके यहां पर जाते हैं, तो इसके बारे में याद रखेगा। इसको इसीलिए यहां पर काफी इंपोर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए, जो कि हमारी कंट्री में रिलीजियस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात की जाती है कि 14,450 फुट के करीब आप लोगों को सी लेवल से ऊपर देखने को मिलेगा इंडो तिब्बतन बॉर्डर पर जो नाथुला पास है। नाथुला का मतलब क्या होता है? लिसनिंग ईयर, ठीक है, नाथु का मतलब है लिसनिंग ईयर और ला का मतलब है पास, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आवाजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो अगर बात करें यहां पर ये बॉर्डर पोस्ट है इंडिया और चाइना के बीच में। तो नाथुला के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया, और भी कई सारे पास यहां पर देखने को मिलेंगे। यहां पर ये है जिलीपला पास, ठीक है, ये है जिलीपला पास, एक यहां पर डोंगकिया पास, और यहां पर है चिया भंगजंग पास, ठीक है। तो ये भी एक पास है यहां पर, ये तो इनके बारे में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है क्योंकि न्यूज में है, तो हल्का सा आइडिया इसके बारे में रख सकते हैं। इसी के साथ में मुगुथांग और मुगुथांग और चाउ लहुम, ठीक है। तो ये आप लोगों से अगर पूछे क्या है, ये जो रिवर तीस्ता है उसका सोर्स है यहां पर ये, ठीक है, तो ये भी याद रखेगा। तो लाहमऊ जो है बेसिकली, और जो यहां पर ये मुगुथांग एक ही नाम है यहां पर ये, तो आप लोगों से पूछे कि मुगुथांग या फिर चाउ, ये है यहां पर लाहमऊ, ठीक है। तो ये आप लोगों को पूछे एक ही नाम है और यहीं से तीस्ता रिवर निकल कर आती है, ठीक है। तो ये याद रखना। ये पर्टिकुलर जो रीजन है यहां पर, ये चाइना की साइड में मोटेबल रोड है और इंडिया साइड में यहां पर काफी रिमोट एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया जिसके बारे में हम लोगों ने बात की। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर, ये हेल्थ के बारे में बात की जा रही है। तो हेल्थ के बारे में जो न्यूज है यहां पर, एक कंपनी है जिसका नाम है यहां पर ब्रेवानेक्स, ठीक है। तो यहां पर ये जो ब्रेवानेक्स आप लोग इसको बोल सकते हैं, तो ये जो कंपनी है इसके द्वारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट्स है वो खोजा गया है। तो ये हमारी कंट्री में खासकर जो इपिलेप्सी की जो बीमारी है उसको ठीक करने का काम करेगी। ये इपिलेप्सी कैसी बीमारी होती है? जो हमारी बॉडी का जो नर्व सिस्टम है, ठीक है, जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आप लोग बोल सकते हैं, उसको ठीक करेगी। नॉर्मली आप लोगों की बॉडी में अगर ये बीमारी, अगर किसी तरीके से किसी पर्टिकुलर पर्सन की बॉडी में ये बीमारी आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो ये बेसिकली अनयूजुअल बिहेवियर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अवेयरनेस नहीं रहती है, कई सारी चीजें इंसान भूलने लगता है, कई सारी बॉडी में पार्ट में सेंसेशन फील होनी बंद हो जाती है। तो ये फोर्थ मोस्ट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि ऑल ऑफ द एजेस में यहां पर इंसान को इफेक्ट कर सकते हैं, यानी कि कोई बड़ी एज होगी तो तभी देखने को मिलेगा। मोर कॉमन है यहां पर यंग चिल्ड्रन और जो ओल्ड एडल्ट है यहां पर उनके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि ये बच्चों, जवान और बूढ़ों में हर जगह देखने को मिलेगा। और मेल और फीमेल में अगर बात करें तो इट ओकर स्लाइटली मोर इन मेल, यानी कि इंसानों में, यानी कि जो आदमी है उसके अंदर ज्यादा रहेगा महिला के कंपेयर में, ये आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। अगर इसके बारे में थोड़ा सा और बात करें सिम्टम्स के बारे में, तो आप लोगों को यहां पर अगर ये इस तरीके की बीमारी का कोई इंसान देखने को मिलेगा तो उसके अंदर टेस्ट जो है वो नहीं होगा, स्मेल ये इस तरीके के, इसी के साथ में जो साइट या हियरिंग या टच, यानी कि एक तरीके से अनरेस्पॉन्सिव परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, उसको टच करने के बाद में फील नहीं होगा किसी ने टच किया है, ठीक है। इसी के साथ में रिपीटेटिव मूवमेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो एक तरीके से वो नहीं कहते कि माइंड काम नहीं करेगी, अपनी कॉन्शियस में नहीं है ये इंसान, ठीक है, तो अनकॉन्शियस तरीके से वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ज्यादा अवेयरनेस में वो इन्वॉल्व नजर नहीं आएगा। तो ये जो बीमारी है क्या क्योरेबल है? इसका कोई क्योर नहीं किया जा सकता है, ठीक है, बट मैनेज किया जा सकता है कुछ मेडिसिन की और कुछ ऐसी जो स्ट्रेटजी है उसके बेस पर, ताकि सिचुएशन को संभाला जा सके। इसके ऊपर 2019 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहां पर जो पब्लिक हेल्थ जो अगर इंपेरेटिव के बारे में बात करें तो जो इपिलेप्सी है यहां पर, इसके बारे में यहां पर बताया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी। तो अगर बात करें यहां पर, ये काफी बड़ा बर्डन है जो ग्लोबल, रीजनल या फिर नेशनल लेवल पर जो हेल्थ सिस्टम है उसके बारे में अगर बात करते हैं इस बीमारी का, और अभी जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके बारे में अगर बात करें तो ये काफी बड़ा रोल प्ले करेंगे आने वाले टाइम में बीमारी को ठीक करने के लिए। और हमारी कंट्री काफी लार्ज स्केल पर इसके लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है? चाइना के। तो चाइना में एक प्रोविंस है, यानी कि एक राज्य है जिसका नाम है यहां पर हुबी। तो यहां पर ये ह्यूबी प्रोविंस है, यहां पर ये एक तरीके से वर्ल्ड का हब माना जाता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए। और इंडिया अगर अपनी कंट्री के बारे में बात करें तो काफी लार्ज स्केल पर चाइना के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट है इसको इंपोर्ट करने के लिए। पर ईयर लगभग 3.5 बिलियन का व्यापार करते हैं, अराउंड 70% जो हम लोग यहां से खरीदते हैं चाइना से, यानी कि जो हम लोग 3.5 बिलियन का पर ईयर व्यापार करते हैं, तो इसमें से लगभग 2.5 जो बिलियन है वो चाइना के पास में जाता है हमारी कंट्री से। तो इतना लार्ज स्केल पर आप लोगों को इसके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी देखने को मिलेगी।
तो ये एक पिक्चर भी यहां पर दिखा रही है कि कहां कहां पर ये इंपैक्ट डालती है। तो ये सारी चीजें यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। सिम्टम्स में यहां पर क्या क्या हो सकता है जो मैंने भी आप लोगों को बताया ना, तो एक तरीके से नर्व सिस्टम पर इंपैक्ट डालेगी। तो एंजाइटी, स्ट्रेन, वीकनेस, मसल कॉन्ट्रैक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि आप लोग चीजों को जल्दी फील नहीं कर पाएगा, जो इस इंसान के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। आप लोगों को याद होगा मैंने एक बार आप लोगों को बताया था कि एक दोस्त है जो आज के डेट में यहां पर मेडिसिन के फील्ड में काम करता है। तो ये बोल रहा था कि यार जब यहां पर ये कोविड-19 चला उस टाइम पर काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिली। तो हमारी इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर कि कल को अगर उन्होंने बंद कर दिया देना तो हमारी कंट्री में जो आज की डेट में जो दवाइयां बनाई जाती हैं, ठीक है, तो उन पर बहुत बड़ा एक इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग चाइना से चीजें खरीद कर लेकर आ रहे हैं। तो इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। डिफेंस के फील्ड में चलते हैं। न्यूज इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। दो चीजों के बारे में बात की जा रही है यहां पर। एक को बोला गया यहां पर हेलिना और दूसरे को बोला गया यहां पर ध्रुवास्त्र, ठीक है। तो ध्रुवास्त्र जो हेलिना है यहां पर ये क्या है, ये मिसाइल है। तो इनको कैसे यूज किया जाना है उसके बारे में समझेंगे और किस किस के लिए है वो समझते हैं। अभी राजस्थान में जो थार डेजर्ट है तो वहां पर इसको अभी यहां पर सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है। जो हेलिना है वो तो आर्मी का वर्जन है, यानी कि हेलिना आर्मी के पास जाएगी, और जो यहां पर आप लोग बोल सकते हैं ध्रुवास्त्र, ये आप लोगों को इंडियन एयरफोर्स के पास में जाएगी, ठीक है। तो ये हेलीकॉप्टर से इसको लॉन्च किया जा सकता है और थर्ड जनरेशन ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, यानी कि एक बार छोड़ दी तो फिर ये भाई साहब कहीं ना कहीं जाकर टकराएगी, जरूर मारेगी किसी न किसी को जरूर। तो नाग मिसाइल सिस्टम का ये पार्ट है। ऑल वेदर है, एक तरीके से डे एंड नाइट आप लोग को देखने को मिलेगा। अब बॉर्डर मूवी आप लोग को याद है, बॉर्डर मूवी में जब यहां पर बोलता है जैकी श्रॉफ रहता है एयरफोर्स में और सनी देओल रहता है आर्मी के अंदर में, तो उस टाइम पर जैकी श्रॉफ बैठा बैठा ये वेट कर रहा होता है कि किसी तरीके से रोशनी निकले और वो अपने हवाई जहाज को लेकर चले, क्योंकि उस टाइम पर हमारे पास में जो हवाई जहाज थे वो डे में उड़ाए जा सकते थे, हम लोग नाइट में उनको नहीं उड़ा पाते थे। तो इसीलिए यहां पर बॉर्डर मूवी में आप लोगों ने वो कंडीशन देखी होगी। तो उसी के बारे में यहां पर अगर आज के डे में बात करें तो हम लोग हर एक मौसम में उड़ा सकते हैं, यानी कि चाहे किसी कैसा भी मौसम हो, और डे और नाइट भी हमारे पास में कैपेबिलिटी आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें तो हमारी कंट्री में काम कौन कर रहा है इस फील्ड में, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यहां पर ये काम कर रहे हैं। इसकी इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये जो दोनों जो हेलेना और जो ध्रुवास्त्र है इसकी क्या इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ये दो तरीके से मार कर सकती हैं। दो तरीके से कैसे, एक तो ये डायरेक्ट हिट कर सकती हैं, यानी कि डायरेक्ट यहां पर हिट करेंगी जहां पर आप लोगों को मार करना है, और दूसरा टॉप अटैक मोड भी ये कर सकती हैं। समझने के लिए आप लोगों को बताता हूं, आप लोग ऐसे देखिए, मान लीजिए यहां पर कोई टारगेट है, तो हम लोगों ने यहां से कोई मिसाइल छोड़ी यहां पर, ये तो डायरेक्ट इस टारगेट को हिट करेगी इस तरीके से, ठीक है। और बाकी का यहां पर अगर बात करें तो दूसरा कैसा है, टॉप से। मान लीजिए ये मिसाइल यहां से आई, ठीक है, और यहां से आई तो फिर आगे नहीं जाएगी, एकदम यहां से ऐसे गिर जाएगी आकर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि एकदम यहीं पर स्टॉप हो जाएगी और जहां टारगेट पर गिरना है वहीं पर जाकर गिर जाएगी। एक तो डायरेक्ट हिट कर दिया यहां से इसको, और एक यहां से ऊपर उसके छोड़ा जाएगा और फिर यहां पर ऊपर से ऐसे गिर जाएगी। तो दोनों तरीके से हिट कर सकती है। तो अगर सामने कोई टारगेट दिख रहा है तो डायरेक्ट हिट करो, और अगर दिख नहीं रहा है तो उस ऊंचाई पर ले जाकर वहां पर उसको गिरा दो इस तरीके से। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो दोनों वर्जन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नाग जो है यहां पर ये थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट, यानी कि एक बार छोड़ दो और भूल जाओ, जिसको मारना है उसको मार कर ही आएगा। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हमारी कंट्री में जो डीआरडीओ के द्वारा डेवलप की गई, और आज के डेट में हमारी कंट्री में जो इंडियन आर्मी और जो फोर्सेज है उनके द्वारा इसको यूज किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर ये बन सकता है आप लोगों के लिए। हमारी कंट्री में एक इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। इसीलिए हमारी कंट्री में जितनी मिसाइल डेवलप की गई है वो मैक्सिमम आप लोगों को यहां पर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का पार्ट देखने को मिलेगी। और इसीलिए हमारी कंट्री में जो प्रेसिडेंट साहब थे इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं, कि हमको टेक्नोलॉजी मिसाइल के फील्ड में इस लेवल पर पहुंचा के चले गए कि हम लोग किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। तो इसी के चलते यहां पर यह प्रोग्राम था। 1983 में इसको स्टार्ट किया गया था, इनके 1983 में इसको स्टार्ट किया गया था, और 2012 यानी कि 2012 तक यहां पर यह चला था, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में याद रखिएगा। कुछ भी अगर अचीव करना है ना यार, तो लंबे समय तक आप लोग यहां पर लड़ना पड़ेगा। देखा ना कि अभी जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था, अभी यहां पर 29th रैंक देखने को मिली हमारी फैमिली मेंबर के। तो उनकी जो रैंक आई यहां पर, उनके द्वारा बोला गया कि एक भी दिन डिस्कशन नहीं छोड़ा है। देखिए यार, अगर आप लोग कंटीन्यूअस डिस्कशन सुनते रहेंगे ना, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो रिपीटेड होती रहती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप लोगों को नहीं सीखने को मिलेगी, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को कई बार तो मैं रिवाइज करा दूंगा और कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेता हूं बीच बीच में। तो इसलिए कुछ भी हो जाए, लेक्चर मत छोड़ो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। पॉलिटी के बारे में बात करते हैं तो यहां पर बात की जा रही है डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में। डीलिमिटेशन कमीशन को अगर समझना है तो थोड़ा समझिएगा, पहले ये न्यूज में क्या है वो समझ लेते हैं। डीलिमिटेशन कमीशन चेयर किया गया अभी हमारी कंट्री में, जो रिटायर्ड जस्टिस हैं जिनका नाम है रंजन प्रकाश देसाई, ठीक है।
तो ये इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। तो रंजन प्रकाश देसाई जो है डिलिमिटेशन कमीशन के चेयरमैन है। और हमारी कंट्री में अभी जो नई यूनियन टेरिटरी बनाई गई है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, और लद्दाख, तो उसके लिए यहां पर किस तरीके से उनके लिए यहां पर बेसिकली जो डिलिमिटेशन करना है उसके बारे में यहां पर काम करेंगे यूनियन टेरिटरी के लिए। तो आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन होगा तो पहले डिलिमिटेशन कमीशन को समझ लीजिए। हालांकि मैंने पॉलिटी के अंदर आप लोगों को काफी डिटेल में पढ़ाया था डिलिमिटेशन कमीशन, तो अगर लेक्चर भी आप लोगों को देखना है पॉलिटी में जाकर डिलिमिटेशन कमीशन बाय वीर सर्च कर लीजिएगा, ये लेक्चर मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के नीचे भी ये लेक्चर में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा जिसको कंफ्यूजन है, जिसको डिटेल में समझना है पॉलिटी के अंदर इसको, ठीक है। अब बात करते हैं, मान लीजिए आप लोग राजस्थान के रहने वाले हैं, ठीक है, राजस्थान के रहने वाले यहां पर, और आज की डेट में या फिर आप लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तो अगर पर्टिकुलर राजस्थान के बारे में बात करें, राजस्थान की जितनी पॉपुलेशन है, मान लीजिए राजस्थान में यहां पर जिस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो पूरा एरिया है जो हमारी कंट्री में राज्य, अगर एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। तो इसमें पूरे एरिया में यहां पर मान लीजिए 1000 लोग रहते हैं, ठीक है, 1000 लोग रहते हैं पूरे एरिया में। अगर मध्य प्रदेश के बारे में आप लोग बात करिए तो मध्य प्रदेश का एरिया कम है थोड़ा सा राजस्थान के कंपेयर में, अगर आप लोग बात करेंगे तो इस पर्टिकुलर एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर भी मान लीजिए आज के डेट में 1000 लोग ही रहते हैं, ठीक है। अगर 1000 लोग रहते हैं और आप लोगों ने क्या किया, यहां पर मध्य प्रदेश में जो हमारी कंट्री में पार्लियामेंट में जो लोग जा रहे हैं, इसमें से अगर राजस्थान में से बात करें तो राजस्थान में इनको रिप्रेजेंट करने वाले 5 लोग, ठीक है, 5 लोग, या फिर आप लोग 2 लोग मान लीजिए, चलिए, ठीक है, यानी कि पर 500 पर आप लोगों ने यहां पर 2 लोग दे दिए अगर बात करें राजस्थान के बारे में। पर लेकिन अगर मध्य प्रदेश के बारे में आप लोग बात करें तो यहां पर आप लोगों ने 1000 में 10 लोगों को यहां पर पार्लियामेंट में भेज दिया, ठीक है। तो इसका मतलब यह कि हर एक बंदा जो है वो 100 बंदों को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर लेकिन यहां पर हर एक बंदा जो है वो 500 बंदों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से यहां पर जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में वो सही देखने को नहीं मिलती है, यानी कि इसकी रिप्रेजेंटेशन गलत रहेगी और इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ और देखने को मिलेगी। पर लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन क्या बोलते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर सेक्शन है पॉपुलेशन का, मान लीजिए कम से कम हमारी कंट्री में अगर मान लीजिए 1 लाख पॉपुलेशन है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में, तो उस 1 लाख के लिए कम से कम एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए। तो पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन ताकि पार्लियामेंट में प्रॉपर बनी रहे, तो उस तरीके से हम लोग को लेकर चलना है। तो यहां पर एरिया को नहीं देखना है, आप लोगों को पॉपुलेशन को देखना है। इसलिए उत्तर प्रदेश को आप लोगों को देखने को मिलेगा लोकसभा के अंदर 80 सीटें हैं। रीजन क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पर लेकिन एरिया वाइज तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य नहीं है, एरिया वाइज तो राजस्थान है। तो यहां पर बेसिकली हमारी जो पार्लियामेंट होती है, हमारी जो असेंबली होती है, उनमें जो रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वो पॉपुलेशन के हिसाब से होना चाहिए। तो उसी के हिसाब से डिलिमिटेशन कमीशन ये काम करता है कि इस एरिया की पॉपुलेशन इतनी है तो इसमें से इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव यहां पर जाएंगे। पार्लियामेंट के बारे में बात करें तो आप लोग बोलेगा उनको सांसद जा रहे हैं, और अगर बात करेगा आप लोग असेंबली के बारे में तो आप लोग बोलेगा विधायक जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर उनको चूज किया जाता है, तो उसके हिसाब से यहां पर ये डिलिमिटेशन कमीशन काम करता है। तो हमारी कंट्री में भी नई यूनियन टेरिटरी बनी है, तो अब ये चूज किया जा रहा है कि कितने लोग यहां से इनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए यहां पर डिलिमिटेशन कमीशन लाया गया ताकि रिप्रेजेंटेशन पर्टिकुलर एरिया में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको डिसाइड किया जा सके कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का एरिया ये है और इसमें से ये रिप्रेजेंटेटिव यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री डिसाइड की जाती है यहां पर डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा। आगे समझ में? अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा तो ये लेक्चर जाकर देखिएगा, डिटेल में इसमें मैंने चीजें काफी अच्छे से एक्सप्लेन की है, पर एक मोटा मोटा मैंने आप लोगों को यहां पर भी बता दिया। ओके, अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर के अंदर तो अभी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 2019 में, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एक राज्य था उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो डिलिमिटेशन जो एक्ट है यहां पर 2002 का, उसके हिसाब से यहां पर काम किया जा रहा है कि जो मेंबर्स हैं जो वेरियस सेक्शन के किस तरीके से यहां पर एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी। तो डिलिमिटेशन जो यहां पर ये रीड्रॉ करता है बाउंड्री जो लोकसभा या फिर जो असेंबली है स्टेट की, उसमें यहां पर जो लोगों की रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए, ठीक है। अभी मैंने बताया ना कि कॉन्स्टिट्यूएंसी यहां पर डिसाइड किया जाएगा किस पर्टिकुलर एरिया की ये कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई, यहां से ये रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर असेंबली के देखने को मिलेंगे। तो ये मोटा मोटा आप लोगों के सामने इसके बारे में बात होगी। मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सके इक्वल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को। ऐसा नहीं है कि एक जगह 1 लाख लोग रह रहे हैं वहां से 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और दूसरी जगह यहां पर 50,000 लोग रह रहे हैं और वहां से 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से कि इक्वल लोग जो है उनकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए असेंबली के अंदर या फिर पार्लियामेंट के अंदर में। तो इसके चलते जो ज्योग्राफिकल एरिया है, ठीक है, अगर बात करें तो फेयर डिवीजन जो कहते हैं ज्योग्राफिकल एरिया, जैसे वन पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, तो वहां पर ऐसा नहीं कि यहां पर उसको अकेले को एडवांटेज मिल जाएगी उस पर्टिकुलर एरिया में। तो ये कोशिश करती है कि सबको प्रॉपर वे में रिप्रेजेंटेशन वहां पर दिया जा सके। और ये क्या कहां से पावर मिलती है इनको, तो हमारे संविधान में जो आर्टिकल 82 आर्टिकल 82 जो है, तो वो यहां पर बेसिकली काम करता है डिलिमिटेशन एक्ट का। एवरी सेंसस यानी कि हर जनगणना जो होती है उसके बाद में बनाया जाता है। पर लेकिन देखिए ये भी पॉसिबल नहीं है कि हर बार जनगणना हो रही है उसके बाद में इसको चेंज करते रहो, तो कई बार इसको फिक्स भी कर दिया जाता है, ठीक है। फिलहाल जो फॉलो कर रहे हैं 2002 का मैंने भी आप लोगों को बताया। तो डिलिमिटेशन कमीशन के कई बार हमारे
कंट्री में सेटअप किया गया, जैसे 1952 में, 1963 में, 1973 में, 2002 में, ठीक है। उस टाइम पर एक्ट लाए गए इनके लिए अलग से, जैसे 1952 का एक्ट, 1962 का एक्ट, 1972 का एक्ट, 2002 का एक्ट, इसके बेस पर काम किया गया। दो टाइम ऐसे रहे 1981 में और 1991 में जिनमें कोई भी कमीशन सेटअप नहीं किया गया, ठीक है। और आगे भी अभी यहां पर 2021 में अब देखो यहां पर कैसे कैसे चेंज करना है, क्योंकि 2026 तक का हमारी कंट्री में पार्लियामेंट की जो सीट है वो फिक्स कर रखी है। तो अगला जो डिलिमिटेशन कमीशन देखने को मिलेगा वो 2021 का सेंसस यहां पर यूज करता हुआ आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर बन जाते हैं कई बार। अच्छा, आप लोगों से पूछो अगर मैं एक क्वेश्चन जो कि मैंने डिटेल में भी आप लोगों को पढ़ाया था, अगर रेगुलर आप लोग लेक्चर सुन रहे हैं, हमारी कंट्री में जो सेंसस है यानी कि जनगणना जो है वो कौन से नंबर की जनगणना है अगर आजादी के बाद आप लोग बात करें तो। और दूसरा क्वेश्चन ये बताएगा कि हमारी कंट्री में सबसे पहली जनगणना कब की गई थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया रिपीटेडली एग्जाम में यार, ये अंग्रेजों के टाइम की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन के आंसर आप लोग जाकर ढूंढिएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा होमवर्क भी आप लोगों का हो जाएगा। तो आगे बढ़ता हूं, बात की जा रही है यहां पर इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। तो कौन सी कंट्री के साथ में हमारे इंटरनेशनल रिलेशन की बात की जा रही है, तो इंडिया और जो मॉरिशस है उसके बीच में इंटरनेशनल रिलेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहां पर अगर आप लोग देखिएगा हमारी कंट्री वहां पर देखने को मिलेगी, नीचे को अगर यहां पर आप लोगों को कहीं मॉरिशस देखने को मिलेगा। तो मॉरिशस को अगर एक बार से आप लोग यहां पर अगर आप लोग कंपेयर कर दिखाओ हमारे मैप के साथ में, तो आप लोग यहां पर देखेगा कि अपनी कंट्री यहां पर देखने को मिल रही है और यहां पर आप लोग कहीं मॉरिशस यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन जो मैंने आप लोगों को बताई। तो इंटरनेशनल रिलेशन में बात क्या की जा रही है उसको समझते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। हमारी कंट्री जो है मॉरिशस के साथ में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक जो कोऑपरेशन है, ये यहां पर इसी के साथ में पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंडिया और मॉरिशस के बीच में यहां पर बात की जा रही है। तो इंडिया और जो मॉरिशस है यहां पर ये फर्स्ट ट्रेड एग्रीमेंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है किसी अफ्रीकन कंट्री के साथ में, जो हमारी कंट्री के द्वारा इस पर्टिकुलर फील्ड में किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो एग्रीमेंट है ये एक लिमिटेड एग्रीमेंट देखने को मिलेगा, जैसे कि ट्रेड किया जाएगा गुड्स के अंदर में, पर लेकिन यहां पर कई सारी इंप्लीमेंट चीज की जाएगी, जैसे रूल ऑफ ओरिजिन, यानी कि अगर यहां पर प्रोडक्ट है तो गुड्स का जो सामान हो रहा है तो वो मॉरिशस के अंदर ही यहां पर होना चाहिए कि प्रोड्यूस किया जाए। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहां पर ये मॉरिशस में चाइना से लेकर आ रहे हैं सामान और फिर हमारी कंट्री में लाकर उसको बेच रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर इसके ऊपर काम किया जाएगा। कवर क्या किया जा रहा है यहां पर, रूल ऑफ ओरिजिन, ट्रेड इन सर्विस, सर्विस के अंदर ट्रेड किया जाएगा, टेक्निकल बैरियर इन द ट्रेड जो है उनको कम करने की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ में सैनिटरी और जो भी यहां पर जो एक तरीके से जो इस पर्टिकुलर फील्ड में अगर आप लोग बात करते हैं, यहां पर आप लोग देखिए इसको समझ पाएंगे, सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी के बारे में बात की जा रही है। तो इसको एसपीएस ये होता क्या है बेसिकली, इसके बारे में भी आप लोगों से अलग से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए अलग से इसके बारे में मैंने डाल दिया। यहां पर लॉज, रेगुलेशन या स्टैंडर्ड रहते हैं या फिर कोई प्रोसीजर रहता है जिसके थ्रू जो गवर्नमेंट होता है वो क्या काम करता है, वो नेसेसरली प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन को, एनिमल को, या फिर जो प्लांट्स होते हैं या फिर जो हेल्थ होती है उसको, ताकि कोई रिस्क जैसे कि कोई जो पेस्ट की वजह से या किसी डिजीज की वजह से इनको कोई नुकसान ना पहुंचे, तो इसको सैनिटरी या फिर फाइटो सैनिटरी बोलते हैं। तो ये अलग से आप लोगों को इसीलिए बताया गया कि अलग से भी क्वेश्चन पूछ ले तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिस्प्यूट सेटलमेंट या फिर मूवमेंट ऑफ द नेचुरल जो एक तरीके से पर्सन है, या टेलीकॉम, फाइनेंस सर्विस, कस्टम जो प्रोसीजर रहते हैं या कोऑपरेशन, ये सारी चीजें यहां पर कवर की जाएंगी इसके अंदर में, ठीक है। तो कई सारे एरिया आप लोग यहां पर देखने को मिल रहे हैं दोनों कंट्री के बीच में। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर बात की जा रही है एनर्जी एंड पावर के बारे में। तो इसके बारे में समझते हैं। यहां पर हमारी कंट्री में नेशनल हाइड्रोजन मिशन यहां पर लॉन्च किया गया, जिसके चलते हाइड्रोजन को यूज करने की बात की जा रही है व्हीकल के अंदर में, और अक्टूबर के महीने में इसका एक्सपेरिमेंट भी कर डाला। जो हमारी कंट्री में जो दिल्ली हमारी कैपिटल यानी कि हमारी जो राजधानी है उसके अंदर में हाइड्रोजन का मिक्स कर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको सीएनजी बोलते हैं, उसमें यहां पर बेसिकली यूज किया गया और 6 मंथ का पायलट प्रोजेक्ट यहां पर इंप्लीमेंट किया गया ताकि चीजों को समझ सके। तो बजट के अंदर भी प्रपोजल दिया गया ताकि दिल्ली के अंदर से पोल्यूशन को कम किया जा सके, तो इसको यहां पर यूज किया जा रहा है यहां पर आज के डेट में। ये यहां पर देखते हैं कैसे आगे काम यहां पर करता है, ठीक है। तो इसके चलते बोला जा रहा है कि हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है इसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, और जो ग्रीन हाउस गैस होती है इनके नुकसान पहुंचाने वाली हेल्थ को और इन्वायरमेंट को, उनका एमिशन जो है वो यहां पर कम किया जाएगा, जिसकी वजह से काफी लार्ज स्केल पर यहां पर जो एमिशन फैलता है। समझते हैं क्या क्या बात की जा रही है। सबसे पहले तो बात की जा रही है जो बसेस हैं वो यहां पर दौड़ेंगी नई टेक्नोलॉजी, जिसमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हमारी कंट्री में उसको पेटेंट दिया गया है कि वो HCNG का यूज करके यहां पर काम कर सके, और बोला गया कि 18% हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में आप लोगों से बन सकता है क्वेश्चन। डायरेक्ट आप लोगों से पूछ रहे हैं कितने प्रतिशत हाइड्रोजन मिलाई जा रही है सीएनजी के अंदर में, तो 18% हाइड्रोजन यहां पर मिलाई जा रही है। तो नेचुरल गैस जो है वो याद रखेगा आप लोग, यहां पर कन्वेंशनल ब्लेंडिंग यहां पर इसके अंदर की जा रही है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यहां पर इसका काम कर रही है। इसी के साथ में जो हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस किया जा रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसके लिए यहां पर सेंटर स्टेब्लिश किया गया फरीदाबाद हरियाणा के अंदर में।
हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, किसके अंडर में? ये नितिन गडकरी जी के अंडर में है। इसके द्वारा भी यहां पर बात की जा रही है कि किस तरीके से अमेंडमेंट किया जाए सेंट्रल मोटर व्हीकल जो रूल के अंदर 1989 में, ताकि सेफली जो हाइड्रोजन जो फ्यूल सेल्ड बेस व्हीकल है उसको इंप्लीमेंट किया जा सके। तो हाइड्रोजन के बारे में अगर आप लोगों से थोड़ा सा बात करूं मैं, तो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किया जाता है H2 से। तो काफी यहां पर ये लाइटेस्ट और जो फर्स्ट एलिमेंट है अगर पीरियोडिक टेबल में आप लोग बात करेंगे, यानी कि जो पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने पढ़ी होगी तो उसमें पहला आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ये पहला एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल याद है? कैसे याद करते थे? कुछ आ रहा है आप लोगों को याद? पीरियोडिक टेबल की कोई अगर लाइन याद आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। तो जिस तरीके से याद करते थे ना बचपन में उसको, तो उसके बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूं। ये तो बात की जा रही है नॉन टॉक्सिक, यानी कि टॉक्सिक भी नहीं है, नॉन मेटेलिक, इसमें कोई मेटल भी नहीं रहता, ऑर्डरलेस, कोई सुगंध भी नहीं आएगी, कोई टेस्ट नहीं आएगा, कोई कलर नहीं है इसका, पर हाईली कंबस्टेबल है यहां पर ये, यानी कि काफी तकड़ी आग इसके अंदर लगती है, इसलिए हाइड्रोजन बॉम्ब का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाती है फोसिल फ्यूल से। फोसिल फ्यूल क्या होते हैं? जैसे कि मान लीजिए आप लोग बोलिए कि इसे आज की डेट में जो 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 बेसिकली जो नहीं है कि एक तरीके से जो जमीन के अंदर से जो निकाले जाते हैं फोसिल फ्यूल, जैसे कि क्रूड ऑयल आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, उससे भी इसको प्रस्तुत किया जाता है। तो वो वाली जो हाइड्रोजन होती है उसमें से कार्बन निकलता है, तो कार्बन को कैप्चर करने की कोशिश की जाती है, तो इसलिए इसको ब्लू हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं, ताकि यहां पर जो एक तरीके से ये वाला होता है जो पोर्शन जिसको फोसिल फ्यूल से निकाला जाता है। पर हाइड्रोजन अगर जनरेट की जाए रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू तो इसको ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं, क्योंकि ये कोई ज्यादा बिल्कुल भी नुकसान इन्वायरमेंट के ऊपर नहीं डालेगा। तो ये इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारी कंट्री नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है अलग अलग कंट्री के द्वारा, ताकि फोकस ये रहे कि किस तरीके से नुकसान जो है कम से कम करना है इन्वायरमेंट को, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी पर्सन इन न्यूज में आप लोग यहां पर याद रखते हैं, ये पर्टिकुलर एक पर्सनैलिटी है जिनका नाम है आयशा अजीज। याद रखना ये रोल मॉडल बन गई है आज के डेट में कश्मीर के अंदर में। तो कश्मीर की एक वुमेन है जो कि रिसेंटली अभी यंगेस्ट पायलट का खिताब इनको दिया गया, ठीक है। तो स्टडी जो फ्लाइंग लाइसेंस इनको मिला है यहाँ पर 16 की एज में 2011 में, और फिलहाल 25 की एज में यहाँ पर ये आज के डेट में गो एयर के साथ में काम कर रही हैं, और फर्स्ट लेडी अवार्ड प्रेसिडेंट इनको दिया गया था 2018 में। इनके द्वारा विजिट किया गया नासा का जो एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर 2012 में, और ये आज की डेट में एक तरीके से अगर आज के डेट में अगर बात करें हम लोग यहां पर, तो आप लोगों ने सुनीता विलियम्स का नाम सुना है, ठीक है। तो उनके साथ में भी यहां पर ये बात की जा रही है कि उनके साथ में भी इनके द्वारा जो बेसिकली फ्रेम जो बेसिकली शेयर किया गया, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये काफी ऐसी पर्सनैलिटी बन गई एक तरीके से, जो हमारी कंट्री में कश्मीर वाला एरिया है वहां पर ये लोगों को इंस्पायर कर सके, ठीक है। जहां पर जो बोला जाता है ना कि कई बार जो कंजर्वेटिव लोग ज्यादा रहते हैं, ऐसा बोला जाता है कि लड़कियों को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देता है, तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, ओके। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। तो कैसा रहा डिस्कशन बताइए, अच्छा लगा या फिर कहीं बोरिंग तो नहीं लगा? देखिए पढ़ाई में ना थोड़ा सा आप लोगों को इंटरेस्ट खुद भी जनरेट करना पड़ेगा। मैं कोशिश करता हूं कि अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए सारा डिस्कशन पढ़ाऊं, पर लेकिन कुछ तो आप लोगों को भी इंटरेस्ट जनरेट करना पड़ेगा, ताकि जो भी मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को कुछ ऐसा लगे कि यार आज कुछ नया सीखते हैं, ठीक है। तो वो वाला फीलिंग आनी चाहिए। तो जब भी मेरा लेक्चर खोला करो तो ये सोच के खोला करो माइंड में कि वाह यार लेक्चर में मजा आएगा, आइए कुछ नया सीखते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरीके से खोलोगे तो जिंदगी जीने में मजा आएगा और लेक्चर को करने में मजा आएगा। पर लेकिन अगर ये बोलोगे यार आज फिर लेक्चर आ गया, वो वाला अगर मूड रहेगा तो फिर ना तो तुम्हारा भला होने वाला है और मेरा भी टाइम खराब, एक तरीके से मेरा भी टाइम खराब हो रहा है। यानी कि मेरा टाइम तो खराब नहीं हो रहा है, दूसरे बच्चों का फायदा हो रहा है, पर आप लोगों का टाइम जरूर खराब हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आप नहीं देखोगे कोई और देखेगा तो उसको फायदा होगा, ठीक है, उसका सिलेक्शन होगा। पर लेकिन जिसको अपना टाइम अगर दे भी दिया यहां पर आधा पौना घंटा, और उसके बाद भी आप लोगों को लगे नहीं यार मुर्गा जान से चला गया और खाने वाले का मजा नहीं आया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। यहां पर हम लोगों ने सबसे पहले जो बात की थी यहां पर ये इंटरनेशनल न्यूज के बारे में बात की थी। तो इंटरनेशनल न्यूज में हम लोगों ने क्या कवर किया, यहां पर क्वाड्रिलेटरल ग्रुप के बारे में जाना काफी डिटेल में, क्या क्या एरिया है, नेटो के बारे में जाना, और भी कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिली। तो इंटरेस्टिंग न्यूज थी, डिटेल में समझा। नेशनल न्यूज और भी प्यारी थी, ऑटिज्म के बारे में जाना, और आप लोगों को यहां पर काफी डिटेल में मैंने चीजें बताई। यूएन का क्या रूल है, हमारी कंट्री का क्या रूल है, वो भी देखा। स्टेट के बारे में भी काफी प्यारी न्यूज थी, नाथुला पास के बारे में, और ये मैप बेस्ड लोकेशन देखी जो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। हेल्थ के बारे में हम लोगों ने बात की यहां पर, जो बेसिकली एपीआई के बारे में, यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो ये एक बीमारी से रिलेटेड हम लोगों ने चीजें समझी। डिफेंस के बारे में हम लोगों ने समझा यहां पर हेलिना, और इसी के साथ में ध्रुवस्त्रा के बारे में कैसे कैसे इनको यूज किया जाना है, क्या क्या चीजें, वो सारी चीजें हम लोगों ने यहां पर डिटेल में समझी। कौन कौन सा किसका वर्जन है वो भी देखा। पॉलिटी के अंदर डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में बात की, और ये लेक्चर का लिंक वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, जाकर जरूर देखना, और टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। यहां पर बात की जा रही है डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में, तो डिटेल में समझा इसके बारे में हम लोगों ने। बाकी यहां पर नेक्स्ट हम लोगों ने इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में अगर बात करते हैं तो हम लोगों ने मॉरिशस के बारे में जाना और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी समझी। एनर्जी के बारे में अगर बात करते हैं तो
इंटरनेशनल हाइड्रोजन मिशन के बारे में हम लोग को डिटेल में जानने को मिला, और नेक्स्ट हम लोगों ने पर्सन इन न्यूज के बारे में भी एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में जाना। ठीक है, और बाकी आप लोगों ने हिम्मत करी दी है यहाँ तक लेक्चर को देखकर, तो सैल्यूट आप लोगों को इतने डेडिकेशन के साथ में देखते हो लेक्चर को। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं आप। UNCPRD की फुल फॉर्म क्या है ये आप लोगों को बता रहे हैं। हमारी कंट्री में कितनी डिसेबिलिटी थी, अब कितनी हो गई है ये बताना है। इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में नाथुला ये बताना है। चाइना में कौन सी वो एरिया है जहां पर आप लोगों को एपीआई का हब बोला जाता है उसको। IGMDP की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है, किसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। कौन सा आर्टिकल है डीलिमिटेशन के बारे में डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में बात करते हैं। इंडियन और मॉरिशस के बीच में भी CECPA ये क्या है इसके बारे में बताना है। पहली सिटी कौन सी है जहां पर हाइड्रोजन CNG का यूज किया गया व्हीकल के अंदर में। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ये छोड़कर मत जाया करो, ये आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो वो जरूर याद रखें माइंड में। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी, तो ये कहां पर है और कब इसको स्टार्ट किया गया था। एयर पोल्यूशन के बारे में बात करें हमारी कंट्री में, जो WHO का पोल्यूशन है यहां पर बोलता है कि इतना कम से कम अगर इससे ज्यादा होता है फिर नुकसान है। तो 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में हमारी कंट्री का क्या लेवल है, कितने गुना है हमारी कंट्री में। ट्री जो सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 का खिताब हमारी कंट्री में कौन सी सिटी को दिया गया, जो कि एयरबोर्न डे फाउंडेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहां पर बेसिकली ये खिताब दिया जाता है। जो हरिहता हरम ये प्रोग्राम कौन से राज्य का है, जिसमें बोला गया था कि 25% से कवर कर 33% फॉरेस्ट एरिया कवर करना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल राज्य वही है जहां पर हम लोगों ने ये बात की। इसी के साथ में NAVDEX 21 और IDEX 21 ये अभी आबू धाबी में इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये इसका फुल फॉर्म बताना है आप लोगों को, जो कि एक हमारी कंट्री के द्वारा भी यहां पर प्रलय शिप के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। मीना क्या है इसकी फुल फॉर्म मैंने आप लोगों से पूछी थी। इसी के साथ में यहां पर किसके द्वारा सजेस्ट किया गया कि डॉक्टर और नर्सेज के लिए एक स्पेशल वीजा की स्कीम होनी चाहिए ताकि आसानी से ट्रेवल एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कर सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आंसर देख लेते हैं। म्यूनिक है जर्मनी के अंदर, 1963 में स्टार्ट किया गया था इसको। तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में यहां पर बात की जाती है। हमारी कंट्री में WHO के द्वारा जो बताया गया उसका 6 गुना पोल्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। हैदराबाद वो प्यारी सिटी है जहां पर द सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब दिया गया। कितने फैमिली मेंबर हमारे हैदराबाद से निकल कर आते हैं। यहां पर हरिहता हरम ये प्रोग्राम के बारे में याद रखिएगा, तेलंगाना गवर्नमेंट का है। कई सारे ऐसे प्रोग्राम एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंडियन नेवल शिप के बारे में बात करें तो यहां पर NAVDEX तो नेवल डिफेंस एक्सरसाइज है यहां पर। उसी के साथ में जो इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन यहां पर ये आबू धाबी में आप लोगों को देखने को मिला। मिडिल जो यहां पर मीना का मतलब है मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है, तो इसमें टोटल कितनी कंट्री है, अप्रोक्सीमेट 19 कंट्री देखने को मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोला गया डॉक्टर नर्सेज के लिए कुछ जुगाड़ करो, खासकर सार्क वाले रीजन में, ताकि आराम से ट्रेवल कर सके। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा द हिंदू न्यूज़पेपर का। ठीक है, टेलीग्राम से जाकर PDF डाउनलोड कर लेना, सारी PDF इकट्ठी मिल जाती है। और मेरे साथ में अगर आप लोगों को कनेक्ट रहना है तो सारे लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएंगे, उनसे जाकर आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।